अभी तक आप लोगों ने पिछले भाग में पढ़ा था, अब उससे आगे। सभी लोग खाने की टेबल पे बैठे हुए थे। श्याम और आद्या टेबल पे खाना लगा रहे थे। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए थे। दादी को आद्या को भी बैठने को कहा और श्याम और चांदनी को खाना सर्व करने को कहा। माया चाची और शांति बुआ दोनों का मुंह बन गया था। आद्या को वहां बैठे देख पर अभी कुछ बोली नहीं। सब लोग अपना खाना शुरू करते तब तक मृत्युंजय भी आ गया था। आकर अपनी शीट पे बैठकर आजपा देखा, फिर बोला, अरे ये क्या आद्या, खाना कुक ने बनाया है? पर रूम में तो तुम जिद कर रही थी कि मेरे लिए तुम बनाओगी खाना और मना भी कर रहा था, तो तुम गुस्सा होकर नीचे आने लगी और जब मैंने हाँ कर दिया तो तुम खुशी खुशी खाना बनाने आ गईं। फिर अब अचानक से क्या हुआ? खाना कुक ने क्यों बनाया? मृत्युंजय की बात सुनकर आद्या खा जाने वाली नजरों से उसे देखने लगी। कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी दादी बोली, अरे आद्या, तुम जय के लिए खाना बनाओगी? वैसे तो बेटा घर में बहुत नौकर हैं, फिर भी तुम्हारा मन है अपने पति के लिए अपने हाथ से खाना बनाने के लिए, तो बेटा आपको बता दे कि ये बहुत खुशी की बात है। और दूसरा, हर विवाहिता स्त्री का अधिकार होता है उसकी रसोई पे। अब तुम अपने अधिकार का उपयोग करके जय के लिए खाना बनाना चाहती हो तो ये तुम्हारी मर्जी, हम में से कोई आपको नहीं रोकेगा। पर आज आप श्याम और चांदनी का तैयार किया नाश्ता जय के साथ करो। तुम आज शाम से उसके लिए खाना बना दिया करना, ठीक है? अब तुम भी अपना ब्रेकफास्ट करो। आद्या दादी की बात पे न चाहते हुए भी झूठा मुस्कुरा कर गर्दन हिलाकर हाँ बोली और मन ही मन मृत्युंजय को गालियां दे रही थी। वही मृत्युंजय भी खुद से बोला, अभी तो शुरुआत है आद्या, तुमको इस घर की नौकर के बराबर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी मृत्युंजय राठौर नहीं, और तुम्हारा जो असली चेहरा है वो भी जल्द ही सबके सामने ला सकूं, ताकि तुम्हारा ये भोला चेहरा सबके सामने एक्सपोज हो सके। बस कैसे भी करके तुम्हारे खिलाफ मुझे पुख्ता सबूत मिला जाए, बस तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मृत्युंजय अपनी ऑफिस में अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी वो किसी को फोन लगाकर बोलता है, क्या हुआ, कुछ पता लगा? उधर से आवाज आई, सर जिस लड़के का वीडियो आपको भेजा गया वो कई टाइम से कॉलेज से गायब है और वाकई आगे जानकारी ले रहे हैं। मृत्युंजय बोला, ठीक है, मुझे जल्दी ही जानकारी देना, और इतना कह के बिना हाँ या न सुने फोन काट दिया। मृत्युंजय अपनी आंखें बंद करके चेयर से सिर टिकाकर सोचने लगा, आखिरी सच होकर भी सच मुझे झूठ सा क्यों लगता है? कई बार उस लड़की के चेहरे को देखकर क्यों लगता है कि ये लड़की ऐसा नहीं कर सकती। अगले ही पल चेहरे पे सख्त भाव लाकर बोला, पाउटिंग नहीं, मैं क्या सोचने लगा, वो बहुत चालाक है और मुझे उसके झूठे आंसुओं में नहीं बहना। मृत्युंजय गुस्से में उठता है, फिर अपने मैनेजर कम दोस्त ज्यादा संचित को फोन करके बोलता है, आज की मीटिंग कहाँ है, जल्दी से मीटिंग में जाने की तैयारी करो। संचित बोलता है, ठीक है, मैं तेरे केबिन में आकर बात करता हूँ। ऐसा बोलकर संचित मृत्युंजय के पास चला जाता है। आद्या भी अपनी कॉलेज आई थी, पहले वो अपनी क्लास लेती है, उसके बाद वो कैंटीन की तरफ जाने को होती है, तभी उसकी कुछ दोस्त रोक लेती हैं और आद्या से बात करने लग जाती हैं। आद्या उन लोगों से करके स्वाति के साथ कैंटीन में आकर बैठ जाती है। स्वाति और आद्या दोनों कैंटीन में एक कोना वाली चेयर पे बैठकर बात करने लग जाती हैं। स्वाति आद्या से बोली, यार मुझे समझ नहीं आया कि उन सीनियर से तेरी क्या दुश्मनी थी जो तेरे बारे में इतना गलत बोला, और सबसे बड़ी बात ये वीडियो मृत्युंजय तक किसने पहुंचाया? आद्या बोली, यार यही तो पता करना। आद्या से स्वाति बोली, वो तो ठीक, लेकिन एक बात बता, तू मृत्युंजय के साथ अपने रिश्ते में इतनी जल्दी आगे बढ़ जाएगी ये सोचा नहीं था मैंने। आद्या उसकी बात को नहीं समझी, तब स्वाति बोली, तेरे गले पे दिख रहे निशान तेरे प्यार और रात के खुमार की गवाही दे रहे हैं। आद्या को अब जाकर समझ आया, तब वो बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अपना गुस्सा इस तरह मुझ पे उतरता है और मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता।
आज सुबह ही उसने मुझे ऐसा फंसाया कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई और फिर स्वाति को सारा वाकया सुना दिया। आद्या और स्वाति दोनों बात कर रहे थे कि तभी आद्या को सामने से दिलीप आता दिखाई दिया। दिलीप को देख आद्या की भौहें तन गई। पाउटिंग वो गुस्से में बोली, ये अब क्या लेने आया है यहाँ? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया इसने मेरा, और इसके लालची माँ बाप ने। स्मर्क। आद्या गुस्से में बोल रही थी इतने मैं दिलीप उसके पास आया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही आद्या बोली, क्या लेने आए हो यहाँ? कुछ पैसे कम पड़ गए क्या जो मुझसे और लेने आए हो? आद्या ने आवेश में आकर कहा तो दिलीप कहने लगा, आद्या मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो और मेरी शकल भी नहीं देखना चाहती। मैं बस तुम्हारी 20 मिनट मांग रहा हूँ। तुमको कुछ बताना है और उसके बाद भी तुमको लगे कि मैं गलत हूँ या कुछ लालच से तुम्हारे पास आया हूँ तो तुम्हारे जो मन में आए मेरे साथ वो करना। दिलीप ने बहुत मासूम सूरत बना कर कहा। डिसअपॉइंटेड। आद्या उसको मना करती है और बोलती है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और जाओ यहाँ से। वो फिर से बोला, आद्या तुम्हारा गुस्सा जायज है, बस एक बार मेरी बात सुन लो, बस एक बार। तुमने कभी मुझ पे भरोसा किया हो या भरोसे की कसम प्लीज? दिलीप ने बहुत ही विनय भाव से विनती करके कहा तो आद्या गुस्से में मुंह बनाकर बोली, ठीक है। और ऐसा कह के वो स्वाति को क्लास में मिलने का बोलकर दिलीप के साथ कॉलेज के एरिया में चली गई जहां कोई आता जाता नहीं था। दिलीप और आद्या अल किनारे की तरफ आकर खड़े हो गए। दिलीप ने कहना शुरू किया। जैसे जैसे दिलीप बता रहा था आद्या की आंखें फैलती जा रही थीं। फ्लश्ड। आद्या को दिलीप ने बताना शुरू किया, आद्या ये सच है कि मेरे मम्मी पापा ने पैसों के लिए मुझे बेच दिया और पैसों के लालच में आकर ही मेरी शादी तुमसे नहीं होने दी। और तुमको पता है आद्या, ये सब तुम्हारे प्यारे पतिदेव मृत्युंजय राठौर ने किया। उसका कहना था कि या तो पैसे लेकर मेरे घर वाले ये शादी तोड़ दे, नहीं तो जीवन भर के लिए मुझे और मम्मी पापा सभी को जेल में डलवा देता। मेरे मम्मी पापा को दहेज के केस में और मुझे मेरी ही कंपनी के साथ फ्रॉड करने के जुर्म में। और सबसे बड़ी बात, उसके पास मेरे खिलाफ सबूत भी थे। पता नहीं वो कहाँ से झूठे सबूत लेके आया था। मैं मानता हूँ कि मेरे मम्मी पापा थोड़े लालची किस्म के हैं तो उनको मृत्युंजय का पैसों वाला ऑफर पसंद आया और मेरी मम्मी और पापा उसके पैसों में बिक गए और मेरी शादी तुमसे न करने के लिए राजी हो गए। उद्धरण चिन्ह। आद्या तुम्हारी तरह मेरे लिए भी ये सब मानना मुश्किल था, पर मेरी माँ ने अपनी कसम दी थी कि मैंने अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो वही अपनी जान दे देती। और तुमको भरोसा नहीं होगा आद्या, पर मेरी मम्मी को ये सब करने को मृत्युंजय ने ही बोला और उसने मेरी माँ को जहर की बोतल भी दे दी थी चुपके से, ताकि मैं किसी भी तरह पीछे न हट जाऊं। और इन सब के बाद भी मैं उनकी बात नहीं मानता तो उसके पास दूसरा भी उपाय था। उसने मेरे छोटे भाई को अगवा करवा लिया था। अगर सब कुछ करने के बाद भी मैं शादी करने से इनकार नहीं करता तो वो मेरे भाई को जान से मरवा देता। इसलिए मुझे मजबूरी बस उस दिन मंडप से उठकर जाना पड़ा। बेशक मैंने उस दिन तुमसे शादी नहीं की आधा, लेकिन सच तो यही है कि मैं आज भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और ऐसा कहते कहते दिलीप रोने लगा था। आद्या को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। एक तरफ दिलीप की बताई सच्चाई थी तो दूसरी ओर अभी दिलीप का रोना वो समझ ही नहीं पा रही थी। हार कर वो दिलीप से बोली, दिलीप तुम अभी चुप हो जाओ और बैठकर बात करते हैं। आद्या के इतना बोलते ही दिलीप खुश होकर आद्या के गले लगते हुए बोला, इसका मतलब तुमने मेरी बात पे भरोसा कर लिया है और तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। वैसे तो आद्या दिलीप को जवाब नहीं देने वाली थी इस बात का, लेकिन अचानक से दिलीप का आद्या को अपने गले लगाना ठीक नहीं लगा। पता नहीं क्यों, पर आज वो दिलीप के गले लगने में हिचकिचा रही थी। वो दिलीप से थोड़ा दूरी बनाकर बैठकर बोली, दिलीप अभी आगे क्या करना है इस बारे में बात करें। दिलीप बोला, मैं उस दिन अपने माँ बाप की वजह से मजबूर था, इसलिए तुमसे शादी नहीं कर पाया था।
पर आज जब मुझे पता चल गया है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम उस मृत्युंजय को तलाक दे देना और उस इंसान की परछाई भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ने दूंगा। मैं तुमको उससे बहुत दूर ले जाऊंगा। दिलीप बोल ही रहा था कि आद्या बोली, ये इतना आसान नहीं है दिलीप जितना तुम सोच रहे हो। उसने जैसे तुमको मजबूर कर दिया था मुझसे शादी न करने को, वैसे ही उसने मुझे भी मजबूर कर रखा है ये शादी निभाने को। रश्ट फेस, मैं चाह कर भी ये शादी नहीं तोड़ सकती। अगर मैंने ये शादी तोड़ी तो वो सब बर्बाद कर देगा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, आद्या ने बुझे हुए स्वर में कहा। आद्या की बात पे दिलीप भौहें सिकोड़ कर बोला, मैं समझा नहीं आद्या, तुम क्या कहना चाहती हो और उसने क्या किया है तुम्हारे साथ और तुमको कैसे मजबूर किया है? क्या तुम डिटेल में बताओगी? ... उसने सबको अपनी तरफ कर लिया है और मेरे बाबा और माँ, उनको तो वो एक मसीहा लगता है जिनकी उसने मुसीबत के समय हेल्प की और उनके ऊपर जो भी पैसों का कर्जा था सब उसने दूर कर दिया। इसके बाद आद्या एक एक का वो सब बताती गई जो अब तक हुआ था। लास्ट में बोली, इसलिए दिलीप मैंने उससे शादी तोड़ी या मैं उस घर को छोड़कर तुम्हारे साथ गई तो वो सजा मेरे पूरे परिवार को देगा। कहाँ से लाके देंगे मेरे घर वाले उसकी शर्त के पैसे? और अगर पैसे नहीं दिए तो वो पता नहीं उन लोगों के साथ क्या करवाएगा। इसलिए मैं बहुत बेबस हूँ दिलीप। बताते बताते आद्या की आंखें से आंसू बहने लगे। उसे देखा दिलीप ने उसे गले लगाना चाहा पर आद्या ने हाथ बीच में लाकर उसे रोक दिया और बोली, मैं ठीक हूँ दिलीप। सारी बात सुनने के बाद दोनों थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे। फिर दिलीप बोला, ... तो इसका मतलब तुम उसके साथ इस शादी को निभाएगी और उसके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगी और क्या पता आगे बढ़ भी गई होंगी। जब वो तुमसे इतना प्यार का दावा कर रहा है और तुमको पाने के लिए इतना सब किया तो उसने तुमको अब तक क्यों बख्शा होगा? पति होने का अधिकार उसने पहली ही रात को जमा दिया होगा ना। और शायद यही वजह है कि तुम मेरे गले लगने में भी हिचकिचा रही हो पर मुझसे खुलकर ये बात नहीं कह पाई हो। क्योंकि हमारी भारत की नारियां अपने कमरे के भीतर की बातें या तो अपनी सखी को बताती हैं या फिर अपने पति को, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं बता पा रही। दिलीप की बात पे आद्या को समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। वो बताना चाहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है। दिलीप ने फिर से कहना शुरू किया, कोई बात नहीं आद्या, उसने तुम्हारी भी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती रिश्ता बनाया और ज़बरदस्ती वो तुमको अपने बिस्तर पे ले गए। पर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उस कमीने को उसके किए की सज़ा ज़रूर दूंगा। बेशक उसने तुमको छुआ हो, उसके बाद भी मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और अपनी आखिरी सांस तक करूँगा। और तुमको उसकी कैद से आज़ाद करने के लिए अब मैं कैसे भी करके वो पैसे कमाऊंगा को उसने शर्त रखी है। उसकी शर्त के पैसे मिलते ही मैं तुमको उसकी नज़रों से दूर ले जाऊंगा। आद्या दिलीप की बात से खुश होकर बोली, तुम सच कह रहे हो दिलीप? तो दिलीप ने होले से गर्दन हिलाई। आद्या बोली, ठीक है दिलीप, तुम कोशिश करो और मैं भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करूंगी जिसे किसी भी कंपनी को करोड़ों में बेच सकूंगी और फिर मैं भी उन पैसों को उसकी शर्त के लिए ही यूज़ करूंगी। दिलीप बोला, ठीक है तुम तुम्हारा करो, मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा, पर जब तक हम लोग पैसे नहीं कमा लेते तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझसे रोज मिलोगी। आद्या हिचकिचाकर बोली, ठीक है, रोजाना इसी टाइम इसी जगह पे मिलेंगे। ... समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। आद्या और मृत्युंजय की शादी को अब कई महीने बीत चुके थे। एक तरफ जहां आद्या के घर में सब अच्छा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय के घर में अंदर ही अंदर गुट बन गए थे। एक जो आद्या को पसंद करते उनका ग्रुप, दूसरा जो आद्या को पसंद नहीं करते थे उनका ग्रुप। खैर आद्या को न पसंद करने वाली तो बस 4 ही लोग थे, बाकी सब आद्या को पसंद करने वाले थे। न पसंद करने वालों में थे शांति बुआ, माया, चाची, मुदिता और चौथा खुद मृत्युंजय।
पर मृत्युंजय की नफरत अलग टाइप की थी और वाकई उन तीनों को आद्या का उस घर में रुकना भी बर्दाश्त नहीं था, पर मृत्युंजय के आगे कहने की हिम्मत नहीं थी। उन लोगों को बस एक ही बात खालती थी कि आखिरी मृत्युंजय इस लड़की के पीछे इतना पागल क्यों है और क्यों एक ऐसी छोटी फैमिली की लड़की से शादी की। वही माया चाची शांति बुआ से परे चुपचाप आद्या और मृत्युंजय पे नजर रखे हुए थी। तो माया चाची को थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया था कि आद्या और मृत्युंजय कुछ तो ऐसा है जिसे वो दोनों छुपा रहे हैं, पर क्या यही वो पता लगाना चाह रही थी। खैर दिन बीते। एक दिन रात के 11 बजे का टाइम होगा। आद्या अभी भी किचन में काम कर रही थी। माया चाची जो किसी काम से किचन में आई आद्या को देख बोली, तुम अभी तक सोई नहीं? और ये खाना, ये कोई टाइम है खाना बनाने का? माया चाची ने बेहद गुस्से में कहा, जिसका आद्या ने बहुत ही सौम्यता के साथ जवाब दिया, चाची आपके जय अभी आए नहीं हैं और उनको मेरे ही हाथ का खाना चाहिए, ये तो आपको पता है ना। तो बस उसके आने का टाइम हो गया, आज लेट आएगा इसलिए पहले ही फ़ोन कर दिया, तो बस वो आने ही वाला होगा, तो उसी के लिए आपको आपका जवाब मिल गया हो तो मैं खाना बना लूँ। माया चाची मुंह बनाकर वहां से आ गई। स्मक 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 पर मन ही मन बोली, जो भी हो जय ने एक काम बहुत अच्छे से किया है, इस 2 कौड़ी की लड़की को उसकी औकात दिखा ही दी। उसकी हैसियत हमारे नौकर के बराबर भी नहीं है और उसे किचन में नौकर वाला काम देकर नौकरानी का काम दिया है। बहुत अच्छा काम किया है कि तुमने। अनअम्यूज्ड चाची मन ही मन बोलती हुई अपने रूम में चली गईं। आद्या ने खाना रेडी कर लिया था पर मृत्युंजय अभी तक नहीं आया। वो खाना लेकर डाइनिंग टेबल पे उसका वेट कर रही थी, पर मृत्युंजय न तो खुद आया और न ही उसका फोन लग रहा था। आद्या वही बैठे बैठे सो गई थी। रात के करीब 2 बजे होंगे तभी आद्या को गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। आद्या ने सामने लगी घड़ी में टाइम देखा तो गुस्से और आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई। एस्टोनिश्ड फेस और गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, समझता क्या है अपने आप को, इसकी गुलाम हूँ क्या? को जैसे कहेगा वैसे ही रहूंगी। गुलाम का तो पता नहीं, पर हमें मर्जी के बगैर तुम सांस भी नहीं ले सकती, तुम्हारी सांसें भी मेरे ऑर्डर से चलेंगी। मृत्युंजय ने अंदर आते हुए कहा, जिस पे आद्या कुछ न बोली। मृत्युंजय ने अपना कोट चेयर पे रखा और हाथ मुंह धोने चला गया और आकर डाइनिंग टेबल पे बैठ गया। अभी उसने पहला ही निवाला मुंह में लिया और बोला, खाना ठंडा है, जाओ गर्म करके लाओ। आद्या जो मृत्युंजय से लेट आने की वजह से पहले ही गुस्से में थी, अब आकर खाने को ठंडा बताने पे गुस्से में बोली, मैंने कहा था लेट आने को, जब लेट आओगे तो खाना भी तो ठंडा ही मिलेगा। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, खाना हो तो खाओ नहीं तो भाड़ में जाओ। पाउटिंग आद्या ने पूरे गुस्से में कहा और वहां से जाने लगी। मृत्युंजय ने पीछे से आद्या की कलाई पकड़कर पीछे खींच लिया और उसकी कलाई को मरोड़कर उसकी पीठ से लगाकर बोली, ये तेवर वहां दिखाना जहां तुम अपनी मर्जी करती हो और जिनके साथ मर्जी की हैं। मेरे आगे अपनी अकड़ और तेवर दोनों ही ढीले रखना, नहीं तो मुझे जल्दी ही तेवर ढीले करने भी आते हैं। अब जाओ, जाकर खाना गर्म करके लाओ। और इतना कह के उसने गुस्से में आद्या की कलाई छोड़ दी। ... और हाँ, तुम्हारा यार नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानकर तुम पे दया दिखाऊंगा। तुम्हारा पति हूँ तुम्हारा, जो तुमको अपने बिस्तर पे ले जाना भी जानता है और तुमको तुम्हारे कदमों पे गिराना भी जानता है, तो आगे से मुझे ये तेवर मत दिखाना। पाउटिंग। आद्या गहरी सांस लेकर किचन में आकर खाना गर्म करने लगी और गर्म होने के बाद डाइनिंग टेबल पे लाकर मृत्युंजय को सर्व करने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों अपने कमरे में आ गए थे। आद्या पहले से ही नींद की वजह से जल्दी रूम में आना चाह रही थी, तो रूम में आते ही वो बिना चेंज किए सीधा बेड पे लेट गई। मृत्युंजय चेंज करके बाहर आया तो देखा आद्या सो चुकी है। वो बेड पे आद्या के बगल में लेटा और बोला, ये सोने का नाटक मेरी वजह से है या किसी और के लिए मुझसे दूर रहना चाहती हो?
आद्या ने मृत्युंजय की बात तो सुनी पर कोई जवाब न दिया, पर हल्के से उसके पैर की अंगुलियों ने हरकत की जिससे मृत्युंजय समझ गया कि ये सोने का नाटक कर रही है। मृत्युंजय थोड़ा सा खिसका और आद्या के पैरों को अपने पैरों के बीच फंसा कर आद्या को उसकी पतली कमर से अपनी ओर खींच लिया। आद्या एक झटके से जाग गई। उसने आंखें खोली तो देखा मृत्युंजय का चेहरा उसके चेहरे के ऊपर है। आद्या ने थोड़ा गुस्से की टोने में कहा, ये क्या बदतमीजी है। स्मार्ट एंड अम्यूज्ड मृत्युंजय आद्या के होंठों पे अंगुली रख कर धीरे से बोला, तुम भूल रही हो मैं कौन हूँ? अगर याद होता तो ये सवाल नहीं करती। कोई न, मैं याद दिला देता हूँ। ऐसा कह के मृत्युंजय आद्या के चेहरे की ओर झुका और आद्या के नर्म गुलाबी होंठों पे अपने होंठ रख दिए थे। आद्या की आंखें आश्चर्य से फैल गई थीं। फ्लश्ड वो अभी मृत्युंजय से दूर होना चाहती थी, पर मृत्युंजय ने आद्या के पैरों को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था और उसके दोनों हाथ को अपने हाथों से दबा रखा था जिससे आद्या हिल भी नहीं पाई थी। मृत्युंजय आद्या के लिप्स को काफी देर तक चूमता रहा। उसके बाद उसने आद्या के गर्दन पे अपने लिप्स रख दिए। वो आद्या के कॉलर बोन पे किश कर रहा था। किश करते करते उसने आद्या के गर्दन पे जोर से काट लिया था जिससे आद्या के उसी जगह पे नीला निशान बन गया था। आद्या दर्द के मारे तड़प उठी, पर मृत्युंजय ने अभी भी आद्या को आज़ाद नहीं किया। वो आद्या के सीने पे किस करने लगा। आद्या पूरी कोशिश कर रही थी उससे दूर होने की, पर उसके स्ट्रॉन्ग डोले शोले के आगे नाजुक सी आद्या की कलाइयां कुछ नहीं कर पाए। मृत्युंजय अभी भी आद्या के सीने पे किस कर रहा था और किस करते करते आद्या के सीने पे भी एक जोर का बाइट का निशान बनाकर आद्या को उसने छोड़ दिया। आद्या अभी गुस्से में कुछ कहने को हुई कि मृत्युंजय बोला, पति हूँ तुम्हारा और तुम मिसेज आद्या मृत्युंजय राठौर, भूल मत जाना कि तुम अब कौन हो। तो शादी से पहले जो कर्म कांड किए उनके लिए तो शायद मैं सजा न भी दूं, पर अगर तुमने शादी के बाद मेरी पत्नी होकर ऐसा कुछ किया तो याद रखना कुछ करने लायक नहीं छोड़ूंगा। मुझे झूठे और धोखेबाज लोगों से सख्त नफरत है और मुझे पता चलता है कोई मुझे धोखा दे रहा है या मुझसे झूठ बोल रहा है तो मैं उसको फिर और कुछ करने के लायक नहीं छोड़ता। उम्मीद करता हूँ तुम समझ गई होंगी और ये निशान तुम्हारे साथ साथ सबको ये बताएंगे कि तुम मृत्युंजय राठौर की बीबी हो। आद्या मृत्युंजय की बातों को सुनकर शॉक्ड हो गई, पर फिर भी अपने डर को अपने चेहरे पे न आने दिया। मृत्युंजय भी अपनी बात कह के आद्या से दूर होकर सो गया, पर आद्या वो बहुत डरी हुई थी। वो सोच रही थी कि कल सुबह होते ही वो दिलीप से कह देगी कि मृत्युंजय बहुत चालाक इंसान है तो हम अब कम ही मिला करेंगे। अगले दिन आद्या कॉलेज आई थी, पर उसके मन में अभी अभी मृत्युंजय की बातें घूम रही थीं। वो क्लास लेते लेते भी बस उन बातों को ही याद कर रही थी। उसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और दिलीप को मैसेज किया, आज कॉलेज के अंदर नहीं कहीं दूसरी जगह मिलते हैं, बहुत ज़रूरी बात करनी है और हाँ किसी जगह को डिसाइड करके मुझे बता देना, मैं वहीं आ जाऊंगी। आद्या का मैसेज पढ़ने के बाद दिलीप के चेहरे पे कुटिल स्माइल आ गई, कंफ्यूज्ड फेस, स्मर्क। उसने अपने फ़ोन से किसी को मैसेज किया, आपका काम और भी आसान हो जाएगा। आज वो दिन आ जाएगा जिस दिन के लिए आपने मुझे आद्या से फिर से दोस्ती करने को कहा था। उधर से रिप्लाई आया, ठीक है लेकिन तुम लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत रहना, थोड़ा ऐसी जगह पे रहना जहाँ से तुम दोनों के क्लियर फोटो आ सके। और हाँ, आज ये आखिरी दिन होगा, इसके बाद बॉस का कहना है कि तुम दोबारा हमको फ़ोन मत करना और दूसरा तुमको आगे कोई प्रॉब्लम हम लोग नहीं होने देंगे और तुम्हारे काम के डबल पैसे तुमको काम होने के बाद मिल जाएंगे। अब जाओ अपने काम पे लग जाओ। आद्या क्लास लेकर बाहर आई कि तभी उसके फ़ोन पे दिलीप का मैसेज आया, गोल्ड कैफ़े में मिलते हैं, वहीं आ जाओ। वैसे भी इसमें सिर्फ बहुत रिच लोग ही जाते हैं तो हर कोई हमको देख नहीं पाएगा। आद्या ने मैसेज किया, ठीक है मैं आती हूँ। आद्या ने स्वाति को आसपास देखा, फिर स्वाति को तबीयत ठीक न होने का बहाना बताकर घर जाने की बोली और चुपचाप कॉलेज से बाहर आकर एक टैक्सी लेके दिलीप के बताए पते पे पहुंच गई थी।
डॉट 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 डॉट। दिलीप, तुम जानते नहीं हो मेरे लिए अब कितना बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। एक तरफ वो राक्षस जिसकी शकल से ही मुझे नफरत है और दूसरी तरफ तुमसे मिलना बहुत डर लगने लगा है। कल रात ही उसने मुझे धमकी दी है कि मैंने उसके पीठ पीछे कुछ भी उससे छुपाने की कोशिश की तो वो तो मुझे जिंदा गाड़ देगा और तुम्हारा पता नहीं क्या हाल करेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि हम लोग अब से मिलना छोड़ देंगे और कोई जरूरी काम हुआ करेगा तब सोच समझकर किसी सेफ जगह पे मिल लिया करेंगे, आद्या ने अपनी बात कही। डॉट 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 डॉट। ठीक है आद्या, लेकिन अब जल्दी ही हम लोगों को कुछ करना होगा ताकि उस मृत्युंजय राठौर से तुमको जल्दी आज़ाद करा सकूं। और हाँ आद्या, इस बीच कोई भी परेशानी आए कुछ भी हो जाए पर तुम मुझ पे भरोसा करना नहीं छोड़ोगी और ना ही मुझसे बात करना। वादा करो मुझे, आद्या मुस्कुराकर बोली। पक्का वाला वादा, कभी ऐसा नहीं होगा। अब मेरी इस लड़ाई में तुम ही तो हो जो मुझे इस लड़ाई में साथ दे रहे हो और उस मृत्युंजय राठौर से आज़ादी दिलवाओगे। तो भरोसा करो। काफी देर वो लोग बात करते रहे, फिर आद्या बोली, अच्छा दिलीप, काफी देर हो गई, अब हमको निकलना चाहिए, किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। दिलीप बोला ठीक है और फिर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। दिलीप बोला, आद्या अब पता नहीं कब मिलना होगा तो जाने से पहले एक दोस्त की तरह तुमको हग कर सकता हूँ। दिलीप की बात पे आद्या हल्के से मुस्कुराए और कुछ कहती उससे पहले ही दिलीप ने आद्या को गले लगा लिया। अभी वो दोनों एक दूजे के गले लगे हुए ही थे। हालांकि आद्या को दिलीप का इस तरह गले लगना ठीक नहीं लगा था, वो अभी उससे दूर होने वाली थी। आद्या दिलीप इस तरह से खड़े थे कि किसी को दूर से लगेगा कि वो किश कर रहे हैं। आद्या ने एक फोर्स के साथ दिलीप को दूर करना चाहा पर दिलीप ने आद्या को उसकी कमर में हाथ डालकर पकड़ लिया था। आद्या थोड़ा गुस्से में बोली, दिलीप छोड़ो मुझे, पाउटिंग पाउटिंग फायर। दिलीप घबरा कर बोली, सॉरी आद्या, मैं जज्बाती हो गया था और भूल गया था कि अभी हम लोग दोस्त की तरह हैं तो अपनी फीलिंग पे काबू रखना होगा। दिलीप आद्या इस टाइम बहुत पास खड़े हुए थे, वो बात ही कर रहे थे कि पीछे से माया चाची ने आकर आद्या का हाथ खींचा बोर उस पे जोर से गरजते हुए बोली, तो ये है तुम्हारा कॉलेज। फायर पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग, इसी के लिए तुम घर से आई हूँ और जय को पता है इस बारे में। माया चाची ने एक साथ 1000 सवालों की झड़ी लगा दी थी। आद्या चाची को देखकर बहुत घबरा गई थी। तभी माया चाची बोली, कौन है ये लड़का, क्या नाम है इसका? कहीं तुम जय के साथ डबल गेम तो नहीं खेल रही? एक मिनट, तुम जय को धोखा दे रही हो। दिलीप बीच में कुछ बोलने को हुए कि चाची ने कहा, तुम जो भी हो अभी जाओ यहाँ से, तुमको तुम्हारी ये आद्या खुद बुलाएगी, अभी तमाशा नहीं करना, कुछ चुपचाप निकलो यहाँ से। दिलीप ने गर्दन झुकाकर ठीक है कहा और वहाँ से चला गया। चाची आद्या से बोली, तुम घर पे सबको बोलती हो कि कॉलेज गई हो और यहाँ बाहर आकर अपने आशिक के साथ अयाशी कर रही हो। रुको, तुमको तो मैं सारे घर वालों के आगे एक्सपोज करके ही रहूंगी। आखिर पूरे घर में जो सम्मान पाया है, इस सम्मान के लायक हो भी कि नहीं? आद्या घबरा कर बोली, नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हो चाची, ये तो बस। आद्या इतना ही कह पाई पर बीच में माया चाची रोककर बोली, मेरे पास बकायदा सबूत है। आद्या, कैसे तुम दोनों बेशर्म होकर सड़क पे गले मिल रहे और किश कर रहे थे? चलो मेरे साथ, माँ पापा और भाभी और जय को तुम्हारा सच जो दिखाना है। और इतना कह के चाची ने बिना आद्या को कुछ बोले उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गई। डॉट 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 डॉट। किया हुआ माया, तुमने हम सब को यह इस तरह क्यों बुलाया है? और जय को भी ऑफिस से बुला लिया। आखिर बताओगी हुआ क्या है? और तुम ही आद्या का हाथ इस तरह पकड़कर क्यों खड़ी हो? जो भी कहना चाहती हो साफ साफ बताओ, लेकिन याद रखना कोई बेसिर पैर की बात हुई ना माया तो याद रखनी, उसके बाद मेरे कहर से तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। दादी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा।
माँ आप पहले बात सुन लो, उसके बाद फैसला करना क्या सिर का है क्या पैर का है। माया चाची ने गुस्से में आद्या को देखते हुए कहा। वही आद्या मन ही मन बहुत घबरा रही थी, पता नहीं चाची की बात पे कैसे रिएक्ट करेगे और बाकी सबका छोड़ भी दे, पर वो डेविल मृत्युंजय वो तो मुझे इस बात को सुनने के बाद पता नहीं कैसा बिहेव करेगा। आद्या मन ही मन घबरा रही थी। चाची ने सबको बुलाकर कहना शुरू किया, सुनो, आज जो कहने जा रही हूँ वो आपकी लाडली बहू आद्या के बारे में है। उसका वो सच दिखाऊंगी जो आप लोगों ने आज तक नहीं देखा। स्मर्क अनअम्यूज्ड। ये लड़की आद्या बहुत बड़ी धोखेबाज है, ये हम सबके साथ साथ जय तुमको भी धोखा दे रही है। मृत्युंजय जो अभी तक हाथ बांधे खड़ा होकर सुन रहा था, वो धोखे वाली बात सुनते ही आंखें छोटी करके पहले आद्या को देखता है फिर चाची को। वो थोड़ा गुस्से में ऊंची आवाज में बोला, क्या बात है चाची, क्या कहना है, साफ साफ कहो। माया चाची ने कहना शुरू किया, तो सुनो, तुम्हारा जो प्यारी बीबी है ना,